ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो सुबह 6:30 बजे पानी की समस्या को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठक करते हैं। ये कमलनाथ जी जो 11 बजे सोकर उठते हैं। भले ही आप इसे कांग्रेस पर तंज के तौर पर देखें, लेकिन 2023 के पहले बीजेपी ने सीएम शिवराज की छवि को फिर से गढ़ना शुरू कर दिया है। जाहिर है यूपी के चुनाव में भी बीजेपी की ओर से कुछ ऐसे ही बयान सुनने को मिले थे। कहा गया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और अखिलेश यादव देर रात तक दोस्तों के बीच रहते हैं और दोपहर 12 बजे के बाद सोकर उठते हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि यूपी के फॉर्मूले के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी उसी लाइन पर चल पड़ी है? मंत्री विश्वास सारंग का बयान तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। मध्य प्रदेश में हर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो सुबह 6:30 बजे पानी की समस्या को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठक करते हैं। ये कमलनाथ जी जो 11 बजे सोकर उठते हैं और उसके बाद केवल एक मीटिंग करके मीडिया अपॉर्चुनिटी और मीडिया में अपीयरेंस के लिए इस तरह की घोषणाएं करते हैं। बुलडोजर मामा के साथ कामकाजी मुख्यमंत्री की छवि को गढ़ना बीजेपी को फायदेमंद लग रहा है, क्योंकि यूपी में भी इसका असर देखने को मिला था। हालांकि कांग्रेस ने विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार किया है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश में हमारे अब एकमात्र नेता माननीय कमलनाथ जी और देश में माननीय सोनिया गांधी जी। कांग्रेस में सब सामंजस्य बना के, सब भाईचारे के साथ बैठ के रणनीति बना रहे हैं। स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि विधानसभा में सरकार के सामने अभी हम नहीं कहते कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी चलता था, लेकिन अब नौजवान सब साथी हम सामंजस्य बना के सरकार को मजबूर करेंगे जन समस्याओं के निराकरण के लिए। और जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किए उन मुद्दों को भी हम जनता के बीच लाएंगे। ये तो तय है कि 2023 का चुनाव शिवराज बनाम कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरह से दोनों की इमेज बिल्डिंग में जुट गई हैं। बीजेपी की बात करें तो शिवराज की मामा और पांव पांव वाले भैया की छवि का फायदा बीजेपी को पिछले कई चुनाव में मिला भी है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस को शिवराज की कामकाजी मुख्यमंत्री की छवि से निपटना होगा, तो दूसरी तरफ कमलनाथ की उस छवि को भी नए सिरे से गढ़ना होगा जो शिवराज के सामने मुकाबले में टिक पाए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छवि पर ठनी। एक बड़े नामचीन पश्चिम के लेखक हैं, विचारक हैं, मिलान कुंदेरा। वो कहते हैं कि आज के दौर में, हालांकि ये बात उन्होंने 90 के दशक में कही, उनका कहना है कि यथार्थ से ज़्यादा ताकतवर छवि है। और ये बात उन्होंने अपने एक उपन्यास इमॉर्टैलिटी में कही है ये बात, और ये बड़ा चर्चित उपन्यास माना गया उस दौर का। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे 90 के बाद से अब तक इलेक्शन कैंपेन दुनिया में कहीं भी हो, और हम दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक मुल्कों की बात करें, अमेरिका और भारत, तो वहाँ चुनाव प्रचार का तरीक़ा बहुत तेज़ी से बदला है। और चुनाव प्रचार के केंद्र में जो नायक होते हैं, अगर आप 2 पार्टियों की बात करें वहाँ, तो वहाँ भी अमेरिका की यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिक, और अगर भारत के संदर्भ में बात करिए तो बीजेपी और कांग्रेस। और इसमें जो प्रचार तंत्र के साथ एक छवि को गढ़ने में सफल हो जाता है, वो अपने प्रतिद्वंदी से फार फार अहेड नज़र आता है। निश्चित तौर पर बीजेपी इस चीज़ को न सिर्फ बहुत अच्छे से समझती है, बल्कि समय समय पर वक्त और ज़रूरत के मुताबिक वो अपने मॉडल्स भी प्रचार के, छवि के बदलते रहती है। और यही वजह है कि रिसेंटली जो उसकी निगाह रही है उत्तर प्रदेश, जो पानीपत से कम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस वाटरलू को जितनी आसानी से जीता, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार न सिर्फ छवि गढ़ते हैं, बल्कि जनता के बीच में पहुंचने के लिए जो जनहितकारी योजनाएं हैं, उनका एक बड़ा ही आइडियल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। छवि और लोगों के लिए उनकी ज़रूरत की पूर्ति करने की योजनाएं, और उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रखकर वो उत्तर प्रदेश जैसे टफ बैटल वाले राज्य में, जहां एक समय ये भी था कि कोई दांव लगाने तैयार नहीं था कि बहुत टफ लड़ाई है साहब, नो वन कैन से कि किधर बैठेगा चुनाव परिणाम का ऊंट। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ये समझ रही है कि लड़ाई बहुत कठिन नहीं तो बहुत आसान तो कतई नहीं है, और इस लड़ाई को जीतना है तो आपको एक नैरेटिव नया रखने के साथ नई छवि और काम करने के तौर तरीकों को जो जनता के हित में है
उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहाँ भी रखना होगा। इसी कड़ी में वो आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अपनी शैली में उसका जवाब दे रही है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ये कांग्रेस की शैली है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊँ। जी देखिए शरद जी, जिस तरह से आपकी बदनामी पीछे पीछे चलती ना, वैसे नाम आपका बहुत आगे आगे चलता है। जिस शिवराज जी ने यदि अपना एक छवि बनाई है तो उन्होंने काम के साथ और अपने रण, उनका कौशल जो है उसके साथ बनाई हुई है। 2018 का चुनाव एक उनके लिए अपवाद था और निश्चित तौर पर एक उनके लिए सबक भी था। आपने उससे सबक लिया है, इसलिए आप 2 साल पहले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हर दिन हम देख रहे हैं कि नए एक इशू के साथ चुनाव की तैयारी है। कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, वो मुख्य विपक्षी दल है। उसने जिस तेज़ी से अपने आप को जो है एक किया है, जिस तरह से गुटबाजी में बिखरी हुई दिख रही थी, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बदला, तो निश्चित तौर पर वो भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या मुद्दों के साथ साथ कुछ, यदि गवर्नमेंट जो भी सरकार में होता है उसको ये दिखाना होता है कि हम कुछ कर भी रहे हैं और जनता उससे संतुष्ट है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि पानी का मुद्दा है तो पानी लोगों तक पहुँचे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए चाहे सुबह मीटिंग करें या रात करें, तो सरकार हमेशा निरंतर आपको पॉजिटिव माइंडसेट में होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और छवि ही जो है अब चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। राजनीतिक दल के साथ साथ चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चेहरा आपका जिताऊ है तो लड़ाई काफ़ी आसान हो जाती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। छवि को जो भी गढ़ने में कामयाब रहा वो बहुत आगे हो जाता है, ख़ासतौर से जब लड़ाई खंदक की लड़ाई में पहुंच जाती है, यानी आखिरी चरणों की लड़ाई होती है, तो ये छवि है जो एक बड़ा अंतर क्रिएट कर देती है। योगेश जी, आप क्या कहेंगे? फिर मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी से आप दोनों की टिप्पणियों के बरक्स उनके उत्तर की अपेक्षा रखूंगा। जी जी। देखिए शरद जी, निश्चय ही प्रजातांत्रिक प्रणालियों में छवि का अपना एक मापदंड होता है और छवि से एक और तय होता है किसी भी राजनीतिज्ञ का। और मेरी इसमें व्यक्तिगत भिन्नता है, मान्यता है कि जिस तरीके से जब भी कांग्रेस मजबूत होकर सामने आई है, जैसे अभी इससे पहले एक सामंजस्य स्थापित हुआ था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक राह लापा जा रहा था निरंतर तरीके से कि कांग्रेस में मतभेद है और जब एक सूत्र में बंद कर एक बहुत ही जिसको कहते हैं सामंजस्यपूर्ण मीटिंग आयोजित हुई और उसके बाद जो कल की बैठक थी, तो कल की बैठक के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कार्यों का आवंटन किया गया, कार्यों को बांटा गया, तो ये एक कांग्रेस फोबिया है, एक मनस्थिति, एक मंत्री की मनस्थिति है और ये हताशा और निराशा की मनस्थिति है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराते हैं तो उनमें कांग्रेस में मतभेद नजर आ जाता है, कांग्रेस में उनको छवि नजर आ जाती है। मुझे पता नहीं कि भाई हमारे जो मंत्री हैं उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, उनको कहां से पता लगा, कब उन्होंने देखा 11 बजे का। मैं तो नियमित रूप से कमलनाथ जी से 8:30-9 बजे करीब मिल लेता हूं और किस तरीके से उन्होंने गढ़ा है। अच्छा, उदाहरण भी एक परिपक्व मंत्री को किस तरीके से देना चाहिए। आप एक बार की वानगी आप कहते हैं कि बुधनी और अब्दुल्लागंज से सीएम साहब को किसी ने बहुत संवेदनशील स्तर पर झकझोर दिया, उन्होंने भावुक होकर सुबह 6 बजे की बैठक ले ली। तो ये क्या बैठक निरंतर है, क्या निर्बाध गति से जारी है? रोजाना 6 बजे उठते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? खैर वो उठते भी होंगे तो उसके माने इसलिए नहीं उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा नारा देती है 24 × 365, लेकिन 365 के परिणाम भी तो आना चाहिए। क्या बहस कर रहे हैं आप? क्यों बिजली जा रही है? क्यों मध्य प्रदेश की हालत दिन पर दिन फिसड्डी राज की तरफ बढ़ती जा रही है? तो उसके परिणाम भी तो आना चाहिए। अपनी छवि का अंकन करेंगे साहब, हम तो 6 बजे उठ जाते हैं, हम तो रात के 11 बजे, तो काम क्या कर रहे हैं साहब? आप भजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, आप उस आम आदमी की बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में करप्शन दूर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात जिस तरीके से दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तो चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ योगेश जी, फिर दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे हम। जी, दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे और मुद्दों पर बात करेंगे। जी डॉक्टर वाजपेयी। देखिए सर जी, आपने बहुत अच्छे से एक मास कम्युनिकेशन के सूत्रों को रखा है। ये किसी भी दल पे जो जीतना चाहता है चुनाव, उसके लिए ये सूत्र होते हैं। दिनेश जी ने भी उसी चीज़ को बताया।
और देखिए उन सूत्रों के ऊपर अब एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ हम है जैसे इस विंडो में, तो साहब उनने पूरा समय लिया केवल हम लोगों को उलाहना देने में कि ये लोग गलत है, ये लोग गलत। ये एक तरीका होता है, नो डाउट ये तरीका होता है, सामने वाले को गलत कहो, अपने को सही कहो। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपके एयर टाइम का उपयोग लेते हुए, जिसका आपने भी बताया कि भाई शिवराज जी रोज़ सोचते हैं कि मैं नया क्या लेकर आऊँ जिसमें हितग्राहियों को कुछ डिलीवरी हो और सिस्टम में कुछ चेंजेस हम ला सकें, चाहे वो कमिश्नर प्रणाली रहा हो, लाडली लक्ष्मी को अभी उन्होंने अपग्रेड किया हो। और उसके बाद अब मैं चलिए एक उदाहरण देता हूँ जो कॉमन है दोनों दलों के लिए, आप दोनों के भी संज्ञान में लाऊंगा। पेंशन स्कीम, बहुत बड़ी संख्या में इसकी बात हो रही है सर, एक बोलता नई लाएंगे, एक बोलता पुरानी लाएंगे। शिवराज जी ने क्या कहा कि शांत रहो, हम कर्मचारियों के हित में पेंशन स्कीम लाएंगे। तो ये कैसे होता है भाई, आज यदि किसी कर्मचारी के लिए तय 25,000 रुपये है, तो बेसिकली हुआ क्या है शरद जी पता है, जो पेंशन स्कीम का फंड पेंशन फंड होता है, बात हो रही है उस पेंशन फंड का मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या उसको म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर, बॉन्ड में डाल के आप अपग्रेड करेंगे, क्योंकि वो पैसा पड़ा रहता है अकाउंट में और वो कर्मचारी को कब मिलता है, रिटायरमेंट पे मिलता है, तो उसका लाभ क्या उसको मिल पाएगा। तो एक स्कीम ये है कि वो लाभ हानि के साथ ऊपर नीचे होगा, और एक तरीका क्या है कि नहीं हम 25,000 को सुनिश्चित करेंगे, प्लस जो आइडल मनी है हम उसका उपयोग करके यदि हम कुछ अन्य अतिरिक्त संसाधन क्रिएट कर सकते हैं आर्थिक, तो उसका लाभ देंगे। तो शिवराज जी क्या सोच रहे हैं कि हम 25,000 तो देंगे ही, गुप्ता जी आपका ध्यान चाहूंगा सर विशेष रूप से, प्लस यदि मान लो उसका व्यावसायिक उपयोग यदि अधिकारी सोचते हैं करके हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं शरद जी, तो हम 27 दे देंगे। तो ये सर टेक्निकल होता है कि नहीं होता कि केवल एक नारा दे दिया हम पुराने उस पर रखेंगे, मतलब 25 से आप 200 रुपये भी ऊपर नहीं दोगे। तो देखिए हितग्राही देखता है शरद जी कि आप क्या दोगे, उससे आपका परसेप्शन बनता है कि आप कितने कीन हो। 6:30 बजे बैठक इसलिए ली गई, खुद ही आपने स्वीकार किया ना कि भाई लोगों ने कहा, तो भाई उनको लगा कि नहीं यार ये बहुत जरूरी विषय है पेयजल का, तो उन्होंने बैठक ली, एड्रेस किया उसको। इसमें क्या समस्या आप बताइए ना शरद जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये करना जरूरी है, यदि इस प्रकार से कमलनाथ जी भी करेंगे, पूरे आदर के साथ मैं कह रहा हूं। और फिर मैं बता दूं, आज मुझे अच्छा लगा, मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं शरद जी, कि वो लगातार 10 दिनों से अधिक पिछले बार आपने देखा रुके और रुक रहे हैं लगातार, अभी फिर एक दिन के लिए गए फिर आके रुक गए हैं, लगातार बैठ के ले रहे हैं जैसे योगेश जी बोल रहे हैं, मैं इससे भी नहीं नकारता हूं। यही चीज की तो मांग हो रही है कि भाई वो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में रहे। बस ये है कि थोड़ा सा योगेश जी उनसे रिक्वेस्ट करिए, आई डोंट नो टेक्निकली कितना पॉसिबल है, कि वो पीसीसी कार्यालय और आ जाए तो वहाँ की जो मासूमियत है वो खत्म हो। और जो आज आपने देखा ना 3 जिलों में एक भी सदस्य नहीं आया आपका बन के, तो ऐसी खबरों पर विराम लगे और नीचे तक उनकी सक्रियता दिखे, केवल आपको प्रूव नहीं करनी पड़े, तब परसेप्शन कंप्लीट होता है और गलत धारणाएं दूर होती हैं और सही बनती है। तो मुझे लगता है अंत में धारणाओं के प्रबंधन जो होते हैं वो रियलिटी इंडेक्स पर मतदाता देखता है और उसके बाद मतदान होता है। एक संतुलित वक्तव्य कई बार सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है। आज डॉक्टर हितेश वाजपेयी जिस तरह से उन्होंने एक समालोचना का उनका जो अंदाज था, वो मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए नहीं पता, लेकिन कोई चीज़ अगर ठीक और अच्छी प्रतीत होती है तो उसका जिक्र करने से चूकना नहीं चाहिए। और बिल्कुल ठीक लगा कि बजाय आप एक ऐसे मोड़ पे चले जाएं जहां दूसरे की चीज़ों को देखें ही नहीं आप, ये दोनों पक्षों के लिए बराबर लागू है। और ये आप कहते हैं तो ये मत समझिए कि आपके नंबर कम होते हैं, पार्टी में आप लोगों के भीतर जो प्रतिक्रिया हो, जनता आपको बड़े अच्छे मन से देखती है और वो ये देखती है कि ये समालोचक है। आलोचक तो है ही, रहेगा ही आलोचक, लेकिन समालोचक है, दूसरे की भी चीज़ों को देख रहा। यही मैं मुद्दा आपकी तरफ ला रहा हूँ दिनेश जी। कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल से तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 2 घोषणाएं हमने देखी कि एक तो पुरानी पेंशन स्कीम और दूसरा किसानों के लिए कर्ज माफ़ी। अब बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में ये समझ गई है कि उसको भी लोक लुभावन योजनाओं का एक बड़ा, क्योंकि 2018 में शायद इसकी कुछ कमी महसूस की गई थी, जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब बीजेपी भी इससे पीछे नहीं है। तो क्या इस बार के चुनाव के रण में हमको दोनों तरफ से ये तैयारी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी काट ढूंढने में बीजेपी निश्चित तौर पर जुटी होगी और समय आने पर मुझे लगता है कि वो इन दोनों मुद्दों पर एक अपने स्टैंड के साथ सामने आ सकती है। क्या कहेंगे आप? विपक्षी दल के नाते कांग्रेस ने एक कॉल तो ली है कि हम पेंशन जो भोगी हैं उनको सुन रहे हैं वो,
और उनकी मांग को उन्होंने कंसीडर किया है। जैसा राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तो एक कांग्रेस की नीति है कि हमको पुरानी पेंशन पर जाना है, तो उन्होंने उसको कॉल ली और उसको अटेंड किया और बताया कि हम इसको करेंगे, क्योंकि यही एक जो है मुद्दा होता है कि जनता से जो बात आ रही है वोट को, उसको राजनीतिक दल कितना कंसीडर करते हैं या किस रूप में कंसीडर करते हैं। यदि जो पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा हमने पिछले चुनाव में देखा था वो अभी भी यथावत है, हम 2023 की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारियों का जब मामला होता है तो हर राजनीतिक दल बेहद संवेदनशील हो जाता है। आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारियों की संख्या उससे ज़्यादा तो पेंशन भोगियों की संख्या हो गई, और उनके लिए ये जो नई और पुरानी पेंशन का विषय है बहुत बड़ा विषय है। और 2018 में यदि वो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस आई थी तो उसे अपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि कोई माफ़ नहीं हुए थे, लेकिन वो स्टैंड करेगी, उसको बदल नहीं सकती है। तो उसने जो अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यदि गुड गवर्नेंस के विषय पर जाना है तो गुड गवर्नेंस, जैसे मैंने कहा ना, कि दिखना भी चाहिए, जनता को लगना चाहिए कि डिलीवरी सिस्टम सरकार का ठीक है और हमें इसको वापस आना चाहिए। और वही जो है माइंडसेट करता है, वो फिर आगे परसेप्शन बन जाता है कि ये राजनीतिक दल कैसा है। योगेश जी, कांग्रेस अपनी उन चुनौतियों को न सिर्फ दूर करने की कोशिश कर रही है बल्कि मैसेजिंग भी दे रही है लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को कि हमारा कुनबा एकजुट है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरी ताकत आपकी इसी में जुट जाए, आपको इससे आगे भी जाना है, आपको इससे आगे भी जाना। ये चुनौती तो आपके साथ रहेगी कि आप ये बताते रहें कि हम साथ हैं, एकजुट हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन राजनीति में सब जानते हैं, बात सिर्फ आप ही की नहीं, बीजेपी की भी है कि एक परसेप्शन रहता है साथ रहना। कई बार स्थितियां बड़ी भिन्न हो जाती हैं और वो चुनौती बन भी जाती हैं कई बार, लेकिन बीजेपी अपने मजबूत संगठन की वजह से उसकी भरपाई कर लेती है, कांग्रेस अटक जाती है। आपका नैरेटिव और आगे जाना चाहिए और नई चीजें, नए चेहरे, नया खून और नई बातें जो कांग्रेस के भीतर, कार्यकर्ता के भीतर भरोसा पैदा कर सकें कि वो भी मजबूती से रण में डटी है। जी योगेश जी। शरद जी, जी, कांग्रेस को कभी भी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने का कोई भी ऐसा कारण नहीं बना कि हम अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करें। जो कुछ भी हुआ वो स्वाभाविक स्थिति में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज सुबह उठकर सबसे पहले यही बयान देते हैं, कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस बटी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक फोबिया है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। इनको जनाधार, इनको जनता से संबंधित कोई सरोकार नहीं है, बेरोजगारी से मुद्दों पर कोई मतलब नहीं है, पेंशन से कोई मतलब है। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के लोग कब सो रहे हैं, कब जागृत हो रहे हैं, ये इनके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे मतलब नहीं है? मैंने पेंशन के ऊपर आपके सामने वक्तव्य रखा पूरा। अब सुनिए डॉक्टर आप एकदम मत नकारिए ना सर। तो मैं चुप था, नहीं एग्रीड, लेकिन आप एकदम सुनना चाहिए। सर भरी दोपहरी में नकार दिया आपने कि पेंशन से तो कोई मतलब नहीं है। अफेंडेंट भी होने की आवश्यकता है, आपको सुनना चाहिए। नहीं मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुनना चाहिए, आप जवाब देंगे। सत्य मत बोलिए, सुन रहे हैं आपको। जी बोलिए, आप बोलिए जी। झूठ बोल देते हैं। यह है कि कांग्रेस को एकजुटता प्रदर्शन करने की शरद जी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कांग्रेस का तो वो कार्य शुरू हो चुका है और हमारे मुद्दे ये नहीं है कि संगठनात्मक चेतना ही एक मुद्दा है। सर्वप्रथम हमारा मुद्दा है कि जो जनता के साथ मध्य प्रदेश में बदतर व्यवहार हो रहा है, मध्य प्रदेश फिसड्डी राज्य की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश में खोखले वादे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर एक पैरामीटर बताइए जिसमें हम फिसड्डी हैं। एक पैरामीटर बताइए। 17वें उस पर चल रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप 17 पर हैं, आप स्टडी करते हैं। आपको आंकड़े देने के लिए मैं बताता हूँ, कुपोषण में मैं बता देता हूँ 15 साल में हम कहां से कहां आए, मध्य प्रदेश के हालात, IMR में हम कहां से कहां आए, अभी आप थोड़े दिन बाद गेहूं उत्पादन में कहां से कहां आए, पीछे छोड़ने वाले, सिंचाई के रकबे में कहां से कहां आए, कहां आए, आपकी उपलब्धि बता दीजिए, अपनी उपलब्धि बता दीजिए। सर एक बताओ ना, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत तो आपने आज समीक्षा बैठक की, उसके पिछले परिणाम क्या, जो आपने ग्लोबल मीट किया था उसके पहले कितने। चलिए आप मुद्दे पर आइए, आपके पास नया क्या होगा और आपके पास योगेश जी नया क्या होगा और जी। अरे नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास मैग्निफिसेंट के रूप में एक योजन था, हमारा एक विजन है मध्य प्रदेश को कैसे विकसित किया जाना चाहिए। 15 महीने में उसके परिणाम सामने आ रहे थे, आपने वापस डायलिसिस पर लेकर आ गए। चलिए एक पैरामीटर बताइए 15 मीटर में जो ठीक हुआ।
15 महीने। इकोनॉमी में हाँ। मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन, जो आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं ना, लगातार कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। ये कर्ज घी पैरामीटर नहीं है सर। करोड़ 4,000 करोड़। चलिए अपन उस पर बात, 1300 करोड़ रुपए का गबन किया आपने। फूड गवर्नेंस मध्य प्रदेश में ईडी ने छापा मारकर 300 करोड़ कैश पकड़ा। कांग्रेस के 15 महीने के स्वर्णिम सरकार में हुआ था। और आप लोगों की घबराहट यही थी ना कि मध्य प्रदेश यदि 5 साल तक कांग्रेस निरंतर राज करेगा तो आप लोगों की मैं आता हूं योगेश इवेंट जी, इवेंट आपकी इवेंट तरफ इवेंट। जब तक आप कुछ और मसले जो कांग्रेस को अगले चुनाव में मजबूती से खड़ा कर सकें, आप मुझे नहीं, शरद जी, जरूर बताइएगा। सॉरी सॉरी शरद जी, नहीं, इट्स नहीं, नॉट नहीं, फेयर जी इट्स नॉट ए फेयर। जब तक डॉक्टर हितेश वाजपेयी बोलते हैं मैं चुपचाप रहता हूँ। आप बोलिए सर, आप इनको सुनने बोलिए, की आप क्षमता होनी बिल्कुल चाहिए। ये मत समझिए, आप बोलिए, बोल लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुझे देखिए- लगा आपके पास पूरा समय रहा। देखिए, जब इंदिरा जी जब 2 से 4 बजे तक मात्र 2 घंटे सोती थी तो देश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, गरीबी हटा दी, देश के अंदर एक स्वर्णिम भारत कायम कर दिया, नया भारत कायम कर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम मुद्दे इतने पर कम मैंने घंटे निवेदन सोते हैं, किया तो आपसे कि 2014 नया के क्या बाद देश आपके कहां पास चले है? गया? आप तो बराए करम हमें 2014 के पहले का देश दे दीजिए साहब। 2014 के पहले वाला देश सौंप दीजिए। कहां जा रहा पेट्रोल, अभी प्रदेश की बात हो रही महाराज। कहां जा रही बेरोजगारी, कहां जा रही जीडीपी, कहां जा रही जीडीपी, इसका हिसाब दे दीजिए आप। फिर छवि की चलिए, बात अब कीजिए। पहले आप इंदिरा वाजपेयी की जी से छवि- हिसाब ले लीजिए। वाजपेयी जी हिसाब देते हैं आपके सवालों का, उसके बाद मैं फिर वक्त रहा तो मैं जरूर देखिए, मैं लौटूंगा। तो जी। शरद जी 2 ही बात कर रहा था, एक कमलनाथ जी और शिवराज जी। मैं इंदिरा गांधी जी की बात नहीं कर रहा था। दूसरी बात, मैंने देश की बात कभी नहीं करी कि 14 के पहले, मैं तो प्रदेश की कर रहा था सर। मैं तैयार हूं अपने 15 साल के आंकड़े देने के लिए, आप 15 महीने के देते रहिए, हम तो एक फेयर डील करते हैं ना सर। दूसरा सर, तथ्यात्मक बात करें हम। देखिए, गोलमोल गाली देने से, बोल देने से यही परसेप्शन है ना सर। दर्शक क्या सोचेगा साहब, ये कुछ ठोस नहीं बता रहे हैं। जैसे आप बताइए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट साहब आपकी इतनी बढ़ गई, फिर से बता दीजिए एक आंकड़ा मुझे 17 साल में बढ़ी हो। कुपोषण साहब इस साल आपका इतना बढ़ गया, तो आप बता, मैं मान लूंगा सर केवल बोल देने से नहीं होगा सर। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, मैं फिर एक उदाहरण ऑथेंटिक दे रहा हूं शरद जी, आप लोग मना कर दीजिएगा यदि गलत है। गेहूं को लेकर क्राइसिस क्रिएट हुआ इंटरनेशनल, शिवराज जी ने बात करी, मंडी टैक्स छोड़ा, बाहर के लोगों को बुलाया, और आज ये स्थिति है कि हमारी सरकारी खरीद से ज़्यादा पिछले वर्षों की तुलना में प्राइवेट मार्केटियर्स ने गेहूं को खरीदा, किसानों को अच्छी कीमत मिली है और नगद भुगतान हुआ है। ये सत्य है, सब जगह से रिपोर्ट आ रही है सर। आपका भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं, शहरी व्यक्ति उसको ना समझता हूँ, लेकिन ये हुआ है। ये मैंने सीधे आपके सामने एक तथ्य रखा। तो किसान इससे लाभान्वित होगा कि नहीं होगा, या आप 50, 25 और 15 रुपए उसके माफ करके सर्टिफिकेट बांटेंगे तो उससे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और शरद जी 2000 रुपए अंतिम, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं फिर से, 2000 करोड़ रुपए जो प्रीमियम में जाना था उनके कार्यकाल में कमलनाथ जी के, वो प्रीमियम का पैसा उठा के आपने इधर डाल दिया। तो हुआ क्या, 2900 करोड़ रुपए शिवराज जी ने 22 मार्च के बाद उन्होंने जमा किया इनके कार्यकाल का प्रीमियम, जिससे फसल बीमा योजना लागू हो पाई। तो आप तथ्यात्मक बात करो साहब, गालियां दे देने से आपकी सरकार नहीं बन जाएगी। योगेश जी कुछ सेकंड में बोल लीजिए, फिर मैं एक कंक्लूडिंग सवाल लूंगा दिनेश जी से। जी बोलिए। जी शरद जी, आप तो एक डिबेट रख दीजिए, 15 महीने बनाम 15 साल, मैं तैयार हूं। और डॉक्टर वाजपेयी जब चाहे, जब 1 घंटे का डिबेट रख दीजिए। आप दोनों को बुलाकर हम भोपाल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक पोडियम पर डिबेट कर लेते हैं इस तरह की। बढ़िया है, आप भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है, डॉक्टर वाजपेयी का भी स्वागत है। बिल्कुल। दिनेश जी, मुझे ये बताइए कि 2014 के बाद, या आप कह लीजिए 2010 के बाद, जिन 2 राजनीतिक दलों ने बहुत तेज तरक्की की है, उसमें एक दल है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा दल है आम आदमी पार्टी। और दोनों ही दलों के पास क्या कुछ नया कहने के लिए था, या उन्होंने जनभावनाओं को और प्रचार को, इनका एक अलग टूल पकड़ा? क्योंकि जिस तरह से हमने दिल्ली से निकलकर पंजाब जाते देखा आम आदमी पार्टी को, और रीजनल पार्टी बीएसपी और सपा को मैं खारिज नहीं करूंगा यूपी में, लेकिन फिर भी उसने अपनी अपेक्षा के अनुरूप कम प्रदर्शन किया। दक्षिण भारत में अब कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस के लिए मैसेजिंग बहुत साफ है, कठिन होता है स्वीकारना, लेकिन साफ है कि आपको अपना तौर तरीके, टूल्स प्रचार के और जन अपेक्षाओं को और अपने मुद्दों को, अपने एजेंडा को रीस्ट्रक्चर करना होगा। क्या कहेंगे शरद जी? देखिए, जो एक चीज़ हुई है पिछले 10 साल में, जो बदलाव आया है वो प्रचार के तरीके में आया है। जो परंपरागत प्रचार हुआ करता था वो नहीं है।
आप प्रचार को ही देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी जो है मौजूद भी है कि जो जिस तरह का पावर क्राइसिस है वो कोल के कारण है। आप 14 के पहले देखिए, आपको कोल घोटाला बहुत चर्चा में था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में जो है कोल घोटाला हो गया, जिसके कारण एक बहुत बड़ी रेवेन्यू सीएजी ने बताई थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने सारी कोल खदानें निरस्त कर दी, सब कुछ कर दिया उस घोटाले के दबाव में आके। आज क्राइसिस तो है, तो उस वक्त सरकार की पॉलिसी लेवल पे जो भी था वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए था। तो जब प्रचार होता है, नकारात्मक प्रचार होता है, तो कई बार जो वास्तविक आवश्यकता होती है उसका आकलन नहीं कर पाते और एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो वास्तविक ज़रूरत है लोगों की वो पूरी हो, और ये राजनीति अपने हिसाब से और प्रचार जो है वो हर राजनीतिक दल को सकारात्मक करेंगे तो शायद जो है विकास तेज़ी से होगा। निश्चित तौर पर, और ये वक्त उसी का है कि दोनों ही पार्टियां। एक अच्छी सूचना दे दूं एकता की सर जी। आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं शरद जी, तो दर्शकों के लिए है, योगेश जी आप भी, कि हार्दिक पटेल जी कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उन्होंने अपने सब हटा दिया कांग्रेस सर। ये सर संकेत है, मतलब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये अच्छी सूचना सापेक्ष नहीं है सर, लेकिन हाँ ये तो है। हाँ ये तो मतलब संकेत मैं हाँ, भी दे देता हूँ यदि आपकी आज्ञा हो तो संकेत बिल्कुल हम भी दे बिल्कुल देते हैं। सर, आज्ञा क्या सर, तो संकेत आप जी बोलिए। आपके क्या संकेत चल रहे हैं ये भी आप बता दीजिए। अंदर खाने में क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? माननीय मुख्यमंत्री गया को हो, कितनी कुछ बार गया हो। दिल्ली के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं? कुछ संकेत चलिए, कुछ आपके भी ईद संकेत, मुबारक साहब, आपकी भी आपको अपनी बहुत डायरी बहुत मेंटेन ईद की कीजिए। मुबारक धन्यवाद बात। योगेश जी, हार्दिक बहुत पटेल से बहुत तो मतलब धन्यवाद नहीं है, आप अपनी डॉक्टर डायरी जरूर वाजपेयी, मेंटेन कीजिए। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में आज चर्चा होगी श्रम, सम्मान और सियासत। बेहद अहम मसला है। नमस्कार।